लास्ट एपिसोड में जिन ट्रांसफॉर्म हो जाता है तेहुन को मारने के लिए तैयार रहता है और हम देखते हैं जिन से जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है। इसे तेहुन अपने मन में कहता है मैं इस फीलिंग को समझता हूँ, जैसे हवा भी मेरे स्किन को काट रहे हो। ये तो ब्लड थर्स्ट है। जिन कहता है ये तुम्हारे चेहरे पे फीलिंग कैसी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बार बार इसी तरह खो जाते हो कि मैं तुम्हें पहले ही पंच मार चुका हूँ। तब उसका पंच का असर तेहुन पे होता है। इसे तेहुन के मुंह से ब्लड आने लगता है। वो अपने मन में कहता है मैं तो उसे हिलते हुए भी नहीं देखा, उसने मुझे कब मारा, और वो पीछे को हो जाने लगता है। लेकिन जिन काफी कूल अंदाज में एक जगह से दूसरी जगह गायब होने लगता है और कहता है गुड, तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर बेहोश नहीं होना चाहिए। तेहुन अपने मन में कहता है ये क्या बकवास है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूँ, और उसे किक मारता है। लेकिन वहाँ पे जिन नहीं होता, तभी तेहुन पे पंच का बरसात हो जाता है। जिन कहता तुम ये क्या कर रहे हो, पहले की तरह जवाबी हमला करने की कोशिश करो, और तेहुन पे पंच बरसाने लगता है। इसे तेहुन पीछे को हो जाता है और खुद को संभालता है। लेकिन तेहुन कहता है हमारे बीच की दूरी बनाने का कोई फायदा नहीं है, और अब जब मैंने ब्लैक स्नेक के रेड विंग्स को फैला दिया है, तेहुन अपने मन में कहता मुझे उसके हमले समझने से पहले ही मार पड़ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जिन काफी स्पीड से मूव कर रहा होता है। कहता क्या गड़बड़ है, पहले वाला एक्साइटेड कहाँ चला गया, मैंने तुम्हारे लिए ब्लैक स्नेक के रेड विंग्स खोल दिए। और तेहुन के फेस पर जाकर जबरदस्त पंजर देता और कहता मैं निराश हूँ। इसे तेहुन दूर की ओर गिरने लगता है। लेकिन जिन तेहुन के पास पहुँचते हुए कहता मैं ये काम कर सकता हूँ, और अटैक को बनाते हुए कहता मर जाओ। रेड विंग्स ऑफ द ब्लैक स्नेक, फ्लावर शार्प एंड डिसेंडिंग बाइट। उस अटैक से जमीन में टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, और तेहुन को कोई पुकारता तेहुन। उनसे अपने ग्रैंडपा के साथ बिता हुआ टाइम याद आने लगता और कहता मैं जीत गया ग्रैंडपा, कम एचपी के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको घूमते हुए फिनिक्स विंग से खत्म कर दूंगा। और अपने कैरेक्टर से मल्टीपल किक से अटैक करता है। तभी ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं और उसके सारे अटैक को ब्लॉक करने लगता है, जिससे तेहुन कहता ये क्या बकवास है, आपने ये सब कैसे कर लिया, और उसे ग्रैंडपा इस मैच को जीत जाते हैं। इससे तेहुन गुस्सा हो जाता है और कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये गेम बिल्कुल ही बेकार है। ग्रैंडपा कहता तुम तो जेलस हो। तेहुन कहता ग्रैंडपा आप हारे हुए राउंड को कैसे जीत गए। ग्रैंडपा कहता है बदमाश, तुम अंधाधुंध हमला करके जीत नहीं सकते, अगर तुम्हारा ओपोनेंट ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हें पीछे हटकर बैटलफील्ड को जांचने की जरूरत है। तेहुन कहता कहना आसान और करना मुश्किल। ग्रैंडपा कहता अरे बाप रे, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ अपने आंखों का यूज कर रहे हो, तुम्हें अपने ओपोनेंट को मूवमेंट को महसूस करना होगा अपने बॉडी के साथ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें अपने ओपोनेंट की डिफेंस में खामियां नजर आ जाएगी, तुम्हें उन होल को निशाना बनाना होगा। तेहुन जमीन पे पड़ा तो अपने मन में कहता डैम इट, ये कमीना तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी उसे अपने ग्रैंडपा की बात याद आता है कि अंधाधुंध हमले से जीत नहीं मिलती, जब ओपोनेंट ज्यादा पावरफुल हो तो तुम्हें बैटल को जांच करने की जरूरत होती है। इसे तेहुन कहता है ग्रैंडपा। जिन भी तेहुन को घूर के ही देख रहा होता है। तेहुन दोबारा खड़ा होने लगता है, जिससे जिन कहता वाह तुम अभी खड़े हो सकते हो। तेहुन कहता मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैंने जितने भी लोगों से मुलाकात की उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैं आज तुम्हें हरा दूंगा। जिन कहता हाँ तुम्हें हिम्मत हो, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन आगे बढ़ते हुए कहता बहुत देर हो चुकी होती है, और तेहुन पर मल्टीपल पंच से अटैक कर देता है। तेहुन के अपने ग्रैंडपा की बात याद आता है कि ये अपने ओपोनेंट के मूवमेंट को महसूस करो अपने बॉडी के साथ। और तेहुन भी उन सभी अटैकों से बचने के लिए तैयार रहता है, और हम देखते हैं उसका पंच तेहुन के पास पहुंच जाता है, लेकिन तेहुन इससे बच जाता है। योंगो अपने मन में कहता बिल्कुल भी नहीं। जिन भी हैरानी से अपने मन में कहता उसने संभाल लिया मेरे सभी हमले को। तभी तेहुन जिन पे अटैक कर देता है, जिससे जिन पीछे को और घिसकने लगता है। और तेहुन कहता अब मुझे तुम्हारी हलचल महसूस हो रही है, मेरे ग्रैंडपा सही थे, जिनके बारे में तुमने बुरा भला कहा मैंने उनसे ही सीखा, तुम क्या सोचते हो। लेकिन जिन भड़कते हुए कहता बकवास बंद करो कमीने, और अपने स्किल रेड ऑफ द ब्लैक सरपेंट मैनी लोटस स्ट्राइक से अटैक करता है। लेकिन तेहुन भी उससे बचने के लिए तैयार रहता है, और वो दोनों काफी स्पीड से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। योंगो अपने मन में कहता इसमें कोई शक नहीं, कुछ तो बदल गया है, वो मिनी लोटस स्ट्राइक पर रहा है जिसे उसे देखना भी नहीं चाहिए था। लेकिन जिन लगातार तेहुन पे अटैक कर होता है, तेहुन उन सभी से काफी इजिली बच रहा होता है। जिन भड़कते हुए कहता तुम जो भी करो तुम मार्शल आर्ट में बिल्कुल ही बेकार हो, इतने घमंडी मत बनो कमीने। तेहुन स्टार ऑफ द ब्लैक डिमन आर्ट, रेड विंग्स ऑफ द ब्लैक सरपेंट, और इससे उसका बॉडी और भी मस्कुलर हो जाता है। फिंगर वॉल्व इन फ्लावर, फुल ब्लूम। लेकिन तेहुन अपनी जगह पे काफी शांति से खड़ा होता है, वो सभी अटैक आगे को और बढ़ता है। तभी तेहुन कहता है मैं नीच इंसान नहीं हूँ, जिससे जिन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। नीचे को झुकते हुए कहता है मैं वही शख्स हूँ जो तुम्हें हराएगा। अपने ग्रैंडपा की बात को याद करता है कि तुम उन्हें होल्स का फायदा उठाओ। तभी तेहुन जिन के थोड़ी पे जबरदस्त पंचर देता है, और उसमें वो अपनी पूरी जान लगा देता है, जिससे जिन का सर ऊपर कर उठ जाता है, और योंगो काफी हैरान हो जाता है, और जिनके मुंह से ब्लड तक आने लगता है। तेहुन उसे ही देख रहा होता है, ली कहता तेहुन। जिनका बॉडी में नॉर्मल हो जाता है, वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है, और वो थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है। योंगो भी आते हुए कहता है प्रेसिडेंट। फिर काफी हैरानी से अपने मन में कहता क्या आखिर ये क्योटिक एनर्जी क्या है।
और तेहुन के कान से उसके जेट तक जमीन पे गिर जाते हैं और उससे जबरदस्त घोस्ट एनर्जी निकल रहा होता है। और वो घूर कर यंगोई को देख रहा था, जिसको अपने मन में कहता उसमें कुछ तो गड़बड़ है, मुझे प्रेसिडेंट को यहाँ से निकालना होगा। तभी कोई कहता पीछे हटो। इससे गोंग काफी हैरान से कहता है, किसने कहा, तुम कौन हो? और तेहुन पे घोस्ट किंग हावी होने लगता है और हम उसके मॉन्स्टर को देखते जो कहता मार डालो इसे। अली का टॉर्चर किया हुआ समय को याद दिलाने लगता है और साथ ही उसका हंसते हुए चेहरे को। इसे तेहुन भी हंसने लगता है और कहता वो मरने लायक ही है और उसके चेस्ट पे अपने पैर को रखते हुए अटैक बनाने लगता है और कहता मर जाओ और उस पर अटैक कर देता है। योंगोई भी चलाता है प्रेसिडेंट। तभी कोई आगे को बढ़ता है और तेहुन पे जाकर अटैक कर देता है। इसे तेहुन जाके पीछे को गिरता है और योंगोई को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तेहुन दोबारा लड़ने के लिए तैयार रहता है, जिससे वो कहता है अरे बाप रे, तुम इसके बाद भी लड़ने को खड़े हो। और ये ब्लैक डिमन किंग होते जो कहती फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें ब्लैक डिमन किंग अपने चेयर पे बैठी होती है, कोई उसके सामने अपने घुटने पे होता है और ये जिहान होता है जो कहता फाइनली। और ब्लैक डिमन कहती जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने तुम्हें अपनी पेंडी मेटल की एब्जॉर्बिंग टेक्निक सिखा दी है, तुम अपना प्रॉमिस कब पूरा करोगे? अपने फादर से घोस्ट किंग का एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझसे मुलाकात करना चाहोगे? इससे जिहान खामोश होता है, फिर वहाँ से जाते हुए कहता हम जल्दी मिलेंगे। प्रेजेंट में ब्लैक डिमन किंग और तेहुन आमने सामने होते हैं। ऐसा लगता है तेहुन पे घोस्ट किंग ने कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन ब्लैक डिमन कहते उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं बीच में छोड़ देने की, मुझे बेवकूफ बनाने की उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन तेहुन घुर्राने लगता और कहता कौन? लेकिन घोस्ट किंग कहता मार डालो, सामने देखने वाले हर किसी को मार डालो। और तेहुन के बॉडी पे कंट्रोल करने लगता है, जिससे तेहुन कराने लगता है और हाकियों को सोचते हुए कहती है घोस्ट किंग की एनर्जी निश्चित रूप से दूसरे शख्स की तुलना में तुम्हें कहीं ज्यादा है। घोस्ट किंग का सामना करने से पहले तुम मेरे लिए एक अच्छा वार्म अप साबित होगे, तो आ जाओ। घोस्ट किंग भी उस पर अटैक कर देता है। तभी कोई आगे बढ़ते हुए तेहुन के चेहरे को पकड़ लेता है और ये डायबांग होता है जो तेहुन को जमीन पे पटक देता है। इससे ब्लैक डेमन न्यूशियन को भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता और डायबांग कहता तुम बदमाश हो और उसके एलन को उठाते हुए कहते क्या तुम भी हत्यारा बनना चाहते हो, और उसे पहना देता है। लेकिन ब्लैक डेमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने मन में कहते क्या बकवास था, घोस्ट किंग की एनर्जी कम हो रही है और ये शख्स और शायद ये दोनों पहले भी मिल चुके होते हैं, क्या वो निकम्मा नहीं है? लेकिन डायबांग कहता तुम कौन हो लेडी? ब्लैक डिमन अपने मन में कहती इतने सारे लोगों में से आखिरकार इस परेशान करने वाले आवारा को ही क्यों आना पड़ा? सुख है रिजुविनेशन के बाद वो मुझे पहचान नहीं पा रहा है, अगर मैं इससे यहीं लड़ूंगी तो मैं निश्चित रूप से बेनकाब हो जाऊंगी और इससे घोस्ट किंग के उसके पोते के जरिए ढूंढने में मेरे काम में रुकावट आ जाएगी। मुझे लगता है मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं है। डायबांग कहता तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर तुमने मुझे जल्दी ही जवाब नहीं दिया तो वो चिल्लाने लगती, जिससे डायबांग को कुछ समझ में नहीं आता और एक्टिंग करते हुए कहती मैं इतनी डरी हुई थी, वो अजनबी बदतमीज और गंजा आदमी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे बचाने की कोशिश में उस लड़के का ये हाल हो गया। योंगो को इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अरे योंगो को कहते तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। मेरी ओर से गार्डियन जिन को मैसेज पहुँचा देना, उसे बता दो कि अपने मास्टर के खिलौने से छेड़छाड़ करने की उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। इसे योंगो अपने मन में कहता प्रेसिडेंट गार्डियन जिन को कहने का अधिकार सिर्फ एक ही शख्स के पास है, ये तो बहुत ही बुरा है। और वो जिन को वहाँ से जाने लगता है। इससे डायबांग कहता तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन जिन उसके पैरों को पकड़ लेता और कहता मिस्टर ली जल्दी करो। और तेहुन भी वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पे तेहुन के सामने नासियोन बैठी होती है और अपने मन में कहती आखिर मुझे उससे मिलने का मौका मिल ही गया। लेकिन और वो काफी हैरान रह जाती है, अपने मन में कहती उसकी बॉडी को देखो तो सही, और उसके बॉडी को टैप करते हुए कहती ये कैसी फिजिक्स है तुम्हारी, क्या मार्शल आर्ट के लिए इसका बॉडी बिल्कुल ही सही है। और उसके बॉडी को जांचते हुए कहती इसी तरह के बॉडी के साथ वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग मिलने पर लेजेंड बन जाएगा। चलिए दूसरे पहलू पे भी एक नजर डालते हैं। अभी तेहुन जाग जाता और कहता तुम कौन हो? और जियो भी आते हुए कहती तेहुन क्या हुआ? अभी उन दोनों का ध्यान जियो पे जाता। जियो काफी डरावने होते हुए कहती तुम ये क्या कर रहे हो? और वो लोग उसे देखते ही रह जाते। तभी तेहुन कहता जियो सुन में, लेकिन वो काफी तिरछी नजर से न्यूशियन को ही देख रही होती है और काफी चिढ़ते हुए कहते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? न्यूशियन अपने मन में कहती क्या उसने मुझसे सच में यही पूछा? हम तो अभी मिले हैं, मुझे इसके जैसे बदतमीज लेडी से मिले हुए काफी समय हो गया है। तेहुन कहता जियो ये वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, मैं एक अजनबी वुमन के छूने से जाग उठा। इसे न्यूशियन कहता एक अजनबी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा मुश्किल है? और साथ ही तेहुन के मुंह को भी दबा लेती है और कहती है तुम नोटी बॉय जो तुमने मेरे साथ किया, उसके बाद क्या तुम सच में ऐसा बर्ताव करोगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ है? लेकिन तेहुन किसी तरह से बोलने की कोशिश करने लगता है। जियो कहती तो ये कुछ इस तरह है और काफी जेलस होते हुए कहती है मैं चिंता होकर आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि चिंता की कोई जरूरत नहीं थी, मैं बस चली जाती हूँ। और उसे घूर के देखते हुए कहती बेस्ट ऑफ लक तुम दोनों के लिए। लेकिन
लेकिन तेहुन आवाज लगाते हुए कहता सुन बे। ये सुन के यूथ जवान होना सच में बहुत ही अच्छा होता है। कोई नो से उनका डिटेल्स देखने लगता है और अपना नाम चेंज करके सोनवा ना रख लेती है। फर्स्ट है स्पेशल ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट ब्लैक सेक्ट की ओर से सबसे घिनौने चाल चलने वाले सेक्ट। क्या उसका नाम सेक्ट के अस्तित्व में था? सोनवा ना के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन वो किसी तरह जानी पहचानी सी लगती है। तभी कोई कहता मिस्टर हंग काफी समय हो गया, और ये जेनिन होते जो कहते यार मुझे आपको प्रोफेसर हंग कहना चाहिए। हंग उसे ही देख रहा होता है और बिना कुछ बोले आगे की ओर जाने लगता है, जिसे जेनिन कहता है कि अब भी आपका मुरीम अलायंस में दोबारा शामिल होने का कोई भी इरादा नहीं है। हंग कहता आपको क्या लगता है कि आप कब तक अपने ताकत के बल पर शासन कर पाएंगे? जेनिन कहता मुरीम के लोग ताकत की प्रशंसा करते हैं, क्या तुम अभी भी उसी बारे में बात कर रहे हो? डायबान कहता ये बहुत ही शर्मनाक है, तो फिर क्यों? डायबान कहता ये शर्मनाक है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर के लिए वुडन के 3 मार्शल आर्ट स्टाइल सीखना जरूरी क्यों है? जेनिन कहता शायद वुडन की मार्शल आर्ट किसी और दूसरे क्लैन के हाई लेवल के मार्शल आर्ट से बेहतर है। डायबान कहता कितने घमंडी हो, मुझे बेवकूफ मत समझो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मार्शल आर्ट की चाल समझ नहीं आती? घटिया मार्शल आर्ट के जरिए वुडांग का असर को बढ़ाने की। जेनिन कहता तो क्या हुआ अगर मैं हूँ, क्योंकि वो कमजोर है। डायबान कहता इतना अहंकारी मत बनो, ताकत से बनाई गई शांति आखिरकार ताकत से ही टूट जाती है। तभी डायबान को कुछ महसूस होता है। जेनिन अपने पावर दिखाते हुए कहते और ये शांति आखिरकार तोड़ कौन सकता है? ये सोचने की बात है। क्या तुम? अभी वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे जेनिन नहीं होता और हमने डायबान के हाथ भी कांप रहे होते, शायद गुस्से से या उसके पावर की वजह से। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे तेहुन कहता है यार वो औरत कौन थी? सुनने को गलतफहमी होने वाली है। सच में अब मैं क्या करूंगा? सामने देखता है उसे ली का रूम देखता और कहता ली, और गेट खोलते हुए अंदर जाता और कहता ली। और हम वहाँ पे एक और शख्स को देखते हैं, ली का ध्यान भी उस पर जाता है और ली का फादर होता है जो अपने पावर अप करते हुए तेहुन को देखता है। इससे तेहुन भी अपनी जगह पे ही जम जाता है। ली का फादर वो तेहुन है और वो आगे बढ़ते हुए कहता तुम वही शख्स हो जो ली के साथ था। इससे तेहुन थोड़ा घबरा जाता है और कहता ओ हाँ। तभी ली का फादर उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता थैंक यू मेरे बेटी की जान बचाने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। ली कहता वो मेरे फादर थे, फ्लावर माउंटिंग सेट के लीडर और फ्लावर माउंटिंग शॉट के शॉट गीमुन ली। तेहुन कहता हाँ। ली एक पल के लिए खामोश होता, फिर कहता तुम्हारा मकसद क्या है? तेहुन भी हैरानी से कहता मकसद वो भी मेरा। ली कहता जैसा कि तुम देख सकते हो मैं फ्लावर माउंटिंग सेट का लीडर का बेटा हूँ। मुझे कभी इस बात पे शक नहीं था कि मुझे लीडरशिप विरासत में मिलेगी। लीडर बनने के बाद मेरा मकसद फ्लावर माउंटेन को दोबारा बनाना था, इसलिए मैं एमपीओ आया। मैं मुरीम अलायंस के अंदर अपने फ्लावर सेट की सम्मान बढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरे फादर ये नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि फ्लावर माउंटेन सेट सिर्फ अपने आप के लिए मौजूद है। उसने अपने विश्वास मुझ पर थोपे और मुझे पुराने जमाने की टेक्निक सिखाई, और इसी तरह मैंने चुपके से वाडुंग की मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। मैं अकेला नहीं था, मेरे सेट के डिसाइबल के मन में भी यही सोच था। जैसे जैसे मैंने वुडांग की मार्शल आर्ट सीखा मुझे इस बात पे और भी ज्यादा यकीन होता गया कि मैं सही था। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे मुरीम अलायंस की तय की गई मार्शल आर्ट की जगह फ्लावर माउंटेन सेट की पुरानी टेक्निक क्यों सीखनी पड़ी। वही मैंने सोचा और जिन के साथ अपने फाइट को याद करते हुए बताता, लेकिन मैंने जो कुछ भी सीखा वो इसके खिलाफ काम नहीं आया। मैं सोच नहीं रहा था, फ्लावर माउंटिंग सेट बिखर रहा था और मुझे इसका पता भी नहीं था। हम सभी मुरीम अलायंस का हिस्सा बनने में इतना खो गए थे कि हम फ्लावर माउंटिंग सेट की टीचिंग ही भूल गए। काश मैं अपने फादर की बात मान ली होती, शायद तब मुझे इतनी आसानी से हार नहीं मिलती। मैंने अपने फादर को निराश किया। यह सब तेहुन भी खामोशी से सुन रहा होता है और ली का चेहरे को याद करने लगता है और ली कहता प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तेहुन बाहर आ जाता और कहता मेरा लाइफ का मेरा मकसद मेरे अपने फादर को ढूंढना है, और उसके बाद मुझे इतना यकीन नहीं है। नेक्स्ट सीन में एक साइड वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पे कोई बंदा एक बंदे को सर को पटक देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे गिर जाता है और ये मास्क मैन होता है। इससे एक बंदा कहता है तुम लिटल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और जाकर पंच मारता है, लेकिन मास्क मैन बच जाता है और उस पर अटैक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। फिर उसे किक जड़ देता है, दोबारा किक मारता है। एक और बंदा नाइफ से अटैक करते हुए कहता है इससे बचने की कोशिश करो कमीने, लेकिन मास्क मैन उससे बच जाता है, उसके पेट में जबरदस्त पंच जड़ देता है और फिर उसके चेहरे पर जबरदस्त किक, तो वो बंदा जाके दीवार से टकराता है और हम देखते हो काफी सारे बंदे को ढेर कर चुका होता है। मन में कहता अजीब बात है, मुझे लगा था कि यहाँ और भी लोग होंगे। अभी वहाँ पे काफी सारा रोशनी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे ट्रक आना शुरू हो जाता है और कुछ बंदे लाइन से खड़े हो जाते हैं। सेबेस्टियन आते हुए कहता मैं सोच रहा था कि कौन बदमाश मेरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये सोचकर हैरानी होती है कि तुम इतने सिंपल से जाल में फंस जाओगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा सन ऑफ बीच। और नंबर 13 सेबेस्टियन के पीछे खड़ा होता है।
फिर अपने वेपन से अटैक कर देता है, जिसे आते हुए मास्कमैन भी देख रहा होता है। उस अटैक से मास्कमैन बस्ट हो जाता है, लेकिन काफी सारे सामान उसके ऊपर गिरने लगता है, जिसे वो काफी स्पीड से आगे को बढ़ते उससे बच जाता है और अपने मन में कहता है अगर मुझे उसकी हल्की से भी चोट लग गई तो मेरी मौत पक्की है। अभी 13 उसके पास पहुंच जाता है और मास्कमैन अपने मन में कहता है लेकिन तुम बहुत ही स्लो हो, और उसका अटैक से दोबारा बच जाता है और उसके वेपन पर चढ़ते उसके पास पहुंचते तो उससे पंच का बरसात करने लगता है। फिर घूमते उसे जबरदस्त किक जड़ देता है, लेकिन इस किक से 13 का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इससे मास्कमैन अपने मन में कहता वो टच से मस भी नहीं हुआ। अभी 13 मास्कमैन पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। सेबेस्टियन कहता है बात सिर्फ इतना ही नहीं है कि इस पे हमले काम नहीं करते, बल्कि ये सोच ही बेतुका है। ये सोचना कि तुम 13 को नुकसान पहुंचा सकते हो गलत है। एक ही हमले में मास्कमैन का हालत खराब हो जाता है, लेकिन 13 दोबारा अपने वेपन से अटैक कर देता है। मास्कमैन उसे आते ही देख रहा होता है, फिर जंप करते हुए डॉज कर लेता है और उसी के वेपन पर चढ़ते हुए आगे और बढ़ने लगता है। उसके पास पहुंचने पर 13 अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे भी बच जाता है और जंप करते हुए 13 के चैन को पकड़ लेता है, उसके चारों ओर लपेटने लगता है और हमने चैन को उसके गले में लपेट देता है, पीछे को घिसता है। सभी बंदे के ऊपर ब्लड आके गिरता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। सेबेस्टियन भी ये सब देख के खामोश होता है, फिर कहता है तुम क्या कर रहे हो, बस करो इसे 13। अभी 13 उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है, जिससे मास्कमैन भी हैरान रह जाता है और अपने वेपन से मास्कमैन पे अटैक कर देता है। इससे मास्कमैन कर रहा जाता है। फिर मास्कमैन धार लगाते हुए उस पर दोबारा अटैक कर देता है और अपने वेपन को दोबारा उठाता है। मास्कमैन के हाथ तक इससे कांपने लगता है, लेकिन 13 दोबारा उस पर अटैक कर देता है। मास्कमैन चिल्लाता घोस्ट स्पिरिट वेव। सेबेस्टियन को भी कुछ एहसास होता है और 13 पर डायरेक्ट अटैक हो जाता है और हमने तो ये अटैक काफी डेडली होता है, जिसे हम दूर से भी देख सकते हैं और सभी अटैक के शॉक वेव से खुद को बचा रहे होते हैं। लेकिन जब सेबेस्टियन अपने सामने देखता तो वहाँ पे मास्कमैन नहीं होता और 13 को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेबेस्टियन चिढ़ते हुए कहता धिक्कार है उस कायर पर, क्या वो सब गड़बड़ करने के बाद भाग रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो बेवकूफ, उसके पीछे जाओ। वो सभी कहते हैं यस सर। सेबेस्टियन कहता मैं कसम खाता हूँ कि मैं बेवकूफ के झुंड से घिरा हुआ हूँ। 13 भी बिल्कुल खामोश होता है। दूसरी तरफ 3 बंदे और देखते जिसके पास एक पिल होता है, कहता एक पिल सीट अब तो सिर्फ एक ही बची है। दूसरा कहता कुछ भी नहीं किया जा सकता, मुरीम पेट्रोल स्क्वाड की कार्रवाई के कारण इन्हें ढूंढना मुश्किल हो गया है। वो बंदा उसको लत लग जाता है, कहता मुझे ये याद मत दिलाओ। एक और बंदा कहता है मैंने सुना है कि हमारे पड़ोस में भी अभी कुछ मिल सकता है। एक बंदा कहता नहीं अब और नहीं याद है, कुछ समय पहले एसन मोन स्क्वाड बदमाशों का एक ग्रुप जेल में गया था, तब से वो जगह ब्लैक मार्केट के लिए स्वर्ग बन गया है, इसलिए तुम्हें इसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। जो बंदे को पिल का लत लगता है वो कहता सीट मैंने जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए, क्या कोई आसान निशाना चुपचाप बैठा नहीं है। तभी एक बंदा कहता है उधर देखो, और हम देखते वहाँ पे मास्कमैन काफी जख्मी हालत में आता है और अपने मन में कहता वो काफी करीब था, शायद घोस्ट किंग के 4 स्टार मास्टरी ऑफ द ट्रेजर ही काफी नहीं है। तो एक बंदा कहता उसके हालात देखो, क्या वो कहीं किसी और से झगड़ा करके बैठा था। तो चश्मिश कहता क्या वो मुरीम वाले हैं। मास्कमैन उसे देखते हुए कहता दफा हो जाओ, जैसे वो बंदा घबरा जाता है और चश्मिश कहता क्या वो खतरनाक शख्स नहीं लगता। तो मास्क वाला कहता तो लगता है किसी गोबर पे पैर रख के बैठा है, चलो चलते हैं। लेकिन वो बंदा पिम को खाते हुए कहता तो क्या हुआ अगर वो मुरीम से है, और अटैक करते हुए कहता मौत के मुंह में खड़े होकर इतना घमंड मत दिखाओ। अभी मास्कमैन उसमें मल्टीपल स्लैश लगातार उसके बॉडी के चिथरे कर देता है, इससे वो दोनों बंदे काफी हैरान रह जाते हैं। तभी मास्कमैन का हेलमेट नीचे गिर जाता है। जैसा कि मैंने कहा था ये हाक्यू जांगी होता है, जो कहता है मुझे लगा था कि मैंने तुमसे कहा था यहाँ से चले जाओ, और वहाँ से उन दोनों को सिर्फ चीखें सुनाई देती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन को देखते हैं, यहाँ पे तो छत पे बैठा होता है, कहता मेरा मकसद आते उनके पिताई को याद करने लगता है और साथ ही उसके बातों को भी कि मैंने अपने फादर को निराश किया, और अपने मन में कहता मैं इतना कमजोर हूँ कि ऐसी किसी बात के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो ली का पैर नहीं टूटता, मैं अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तब उसे घोस्ट किंग का एनर्जी याद आने लगता और कहता अगर मैं थोड़ा सा भी कंट्रोल कर पाता, अपने एरन को निकालने लगता और कहता इस पावर का बस एक नन्हा सा अंश उसे बस निकालने ही वाला होता है। उसे दाइबांग की बात याद आ जाता है, क्या तुम भी हत्यारा बनना चाहते हो। इसे अपने सोच से बाहर आता है, कहता मैं ये क्या सोच रहा हूँ। तब वहाँ पे कोई आता जो कहता हाँ तुम क्या सोच रहे थे, और ये ब्लैक डिमन किंग न्यूज सॉन्ग होती है, जिसे तेउन कहता ये क्या बकवास है। न्यूसन कहती है मैं तुम्हें देख रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम कुछ दिलचस्प कर रहे हो, तुम अभी घोस्ट जेट को हटाने की कोशिश कर रहे थे है ना। तेउन अपने मन में कहता ये क्या बकवास है, उसे घोस्ट जेट के बारे में कैसे पता चला। लेकिन न्यूसन स्माइल करते और कहती क्या मैं तुम्हें सिखाऊं घोस्ट किंग की एनर्जी को कैसे कंट्रोल करे। दूसरी तरफ क्राइम सीन का देखते जहाँ पे हमारे मेंबर पहुँच जाते हैं। वो कहती है हमें एक सिविलियन केस की जांच क्यों करनी पड़ रही है। जियो कहती है कौन जानता है। टीम लीडर कहते तुम लेट हो। इससे बाबू कहता हमें माफ करना टीम लीडर, कुछ काम आ गया, और हंसने लगता है। इससे उसे कुछ समझ में नहीं आता। टीम लीडर कहता हाक्यू कहाँ है। वो कहती है उसी को जैसे मुझे देर हुई है। हाक्यू मैसेज करता मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता, मुझे फोन मत करना। और वो कहती क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वो शख्स जो आमतौर पर अपनी काम स्पीड से करता है अचानक बीमार पड़ गया और उसने मुझे फोन करने के लिए नहीं कहा। जियो अपने मन में कहती वो बहुत ही अखड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अंत में वो भी इंसान ही है। टीम लीडर कहता ली अपने पैरों को जैसे नहीं आ सकता। तेहुन के बारे में क्या। इससे जियो तेहुन को उस लड़के के साथ याद करने लगता है।
भागते हुए कहती है उस स्पाइनल्स कमीने की परवाह कौन करता है, इसे उन दोनों को समझ में नहीं आता। टीम लीडर कहता खैर जो भी हो बात यही है, और वो दोनों अपने सामने देख के सन पड़ जाते हैं क्योंकि वो तीनों क्राइम सीन पे उन तीनों को डेड बॉडी को देखते हैं। इसे बॉय को वॉमिट आने लगता है, कहते मुझे माफ करना, मुझे 1 सेकंड दो। और जियो कहते क्या यहाँ सच में सिविलियंस के बीच कोई झगड़ा हुई थी, लेकिन जब टीम लीडर डेड बॉडी को दिखाता है तो जियो के भी पसीने छूटने लगते हैं। टीम लीडर कहता है जिसको मार्शल आर्ट नहीं आता उसके लिए ये करना नामुमकिन है। इस बात पे ज्यादा शक है कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट है। जियो कहते क्या ये वही शख्स है जिसका हम पीछा कर रहे थे। टीम लीडर कहता जिस शख्स का हम पीछा कर रहे थे वो अपने ओपोनेंट के पेट के नीचे का हिस्सा ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो जितनों को भी मारा उसका शिकार मुरीम से ही थे। बॉय कहती आप ये कह रहे हैं कि हत्यारा ने ये सब सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए किया। जियो अपने मन में कहती नहीं ये मनोरंजन के लिए नहीं था, ये है हत्या के लिए हत्या। आखिर ये सब क्या हो रहा है। और ऊपर 2 बंदे को देखते जो ये सब देख रहे होते उनमें से एक कहता है पिक्चर क्वालिटी को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हम घटना स्थल पर ही मौजूद है। जब इतनी आसान चीज मौजूद है तो मैंने अपनी आंखों की ट्रेनिंग की जहमत क्यों उठाई। इसे दूसरे वाला चिल्लाते हुए कहता तुम बेवकूफ, जो खुद को गार्डियन कहता है वो इतना घटिया मशीन कैसे यूज कर सकता है। यही वजह है कि उनके लोग नियम नहीं मानते। दूसरा कहता मैं एक पल के लिए अपना आपा खो बैठा था ह्योंग, तो क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ह्योंग अपने वुल्फ आइज का यूज कर रहा होता है और कहता वुल्फ की आंखों से भी देखना मुश्किल है। मंगोलिया से अलग ये जगह डार्क एनर्जी से भरी हुई है, इससे मेरा मन करता है कि मैं जल्दी से घर वापस चले जाऊं। और वो इन तीनों को देख रहा था तभी दूसरा बंदा उसका चश्मा निकाल देता है और वो कहता है ऐसा लगता है हम सही जगह पर आ गए हैं। और वो सभी के डेड बॉडी को देखने लगता है। दूसरा बंदा कहता क्या तुम सही हो। ह्योंग कहता हाँ ये मासावा के पंजे में ही है बिल्कुल। और दूसरा हाकिम घर को देखते जिसके हाथ में ब्लैक डिमन का बुक होता है। अब बुक को खोलते हुए कहता मुझे घोस्ट किंग के खजाने के 4 स्टार को पार करने के लिए क्या चाहिए था, ये एक बलिदान था। और उनके मौत को याद करते हुए कहता है जल्दी ये पूरा हो जाएगा। और वो ईविल की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ देखते तेहुन काफी चिढ़ा हुआ होता है लेकिन न्यूसन हंस रही होती है। और तेहुन कहता तुम मेरा पीछा क्यों करती हो, मुझसे दूर हो जाओ। न्यूसन कहती ओ माय तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, मैंने कहा ना था कि मैं तुम्हें घोस्ट किंग के बारे में सिखाऊंगी। तेहुन कहता मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और अपने मन में कहता आखिर ये सिचुएशन पैदा कैसे हुई। ये लड़की बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरी मॉम ने मुझे चेतावनी दी थी। तभी उसका फोन रिंग करता उसको उठाते हुए कहता हेलो। जियो कहती है तुम कहाँ हो। तेहुन कहता है जियो सुन मैं बेशक मैं वार्डन में ही हूँ। हंसने लगता है। जियो कहती है वार्ड। तेहुन हंसते हुए कहता हाँ। जियो भड़कते हुए कहती है टीम लीडर ने सभी को बुलाया इसलिए शाम 6 बजे ऑटो में आ जाए। फिर वो फोन को काट देती है। तेहुन अपने मन में कहता वो बहुत ही बिगड़ी हुई है, क्या वो कल की हुई घटना की वजह से है। तेहुन भड़कते हुए कहता तुम जाओ और जियो सुनबे को समझा उस घोस्ट किंग या जो भी हो उसके बारे में बकवास करने के बजाय तुम्हारी वजह से उसने पूरे सिचुएशन को पूरी तरह से गलत समझ लिया है। न्यूसन कहता अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या तुम मुझसे कुछ सीखोगे। तेहुन काफी भड़कते हुए कहता जैसा की मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और ये सब जियो भी ऊपर से देख रही होती है अपने मन में कहता वेल तुम इस पे विचार करोगी। नेक्स्ट सीन असैसिन सेक्ट का देखते हैं जहाँ पे सेबेस्टियन एक चीज को देख रहा होता है और कहता तुम्हारी रिपोर्ट। वो लड़की कहती है हमारे रिजल्ट के हिसाब से फंडामेंटल की ऑब्जर्विंग टेक्निक से 99% ज्यादा असरदार है। ये लगभग पूरा हो चुका है लेकिन हमें अभी तक टेस्ट सब्जेक्ट के लिए मार्शल आर्ट मास्टर नहीं मिले हैं। सेबेस्टियन कहता इसे तैयार कर लो। जिसे वो लड़की कहती है क्या। सेबेस्टियन कहता मैं तुम्हारा पहला टेस्ट सब्जेक्ट बनूंगा। लड़की कहती है तुम नहीं कर सकते, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा, ये सिर्फ संभावना पे टिकी है। लेकिन लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और सेबेस्टियन उसे काफी घूर के देखते हुए कहता तुमने मुझे पलट के जवाब देने की आदत कब से डाल ली। लड़की कहती है ठीक है और एक बटन को प्रेस करती है जिससे वो कैब हिलने लगता है। तब वो चीज खुलने लगता है उसमें देखते एक बंदा कैद होता है और सेबेस्टियन कहता मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे फादर। उसका फादर भी उसे ही देख रहा होता है और वो दोनों आमने सामने होते। उसका फादर खामोश होता है तभी सेबेस्टियन कहता है आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे, मुझे यकीन है आप अपने बेटे को देखने के लिए बेताब होंगे है ना। उसका फादर कहता तुम नीच जाति के कमीने। सेबेस्टियन कहता एक नीच जाति का कमीना और हंसने लगता है। फिर सीरियस होते हुए कहता तुम्हारा मतलब एक नीच जाति का कमीना जिसे बदकिस्मत झेलनी पड़ी तुम्हारे खिलौने के रूप में पैदा होने का। हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे कुछ बंदे काफी सारे पैसे दिखा रहे होते हैं, कुछ बंदे नाच रहे होते हैं। उसका फादर कहता है ये सीन को याद रखना, ये वही पावर है जो असैसिन सेक्ट के पीछे काम करती है। सेबेस्टियन कहता फादर। तब उसका ध्यान किसी चीज पे जाता है जिससे वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी नाच रही होती है जिसे सेबेस्टियन कहता मॉम आप ऐसा एक्सपीरियंस क्यों बना रहे हैं। तभी हम देखते उसे काफी ज्यादा मार पड़ी होती है और सेबेस्टियन का फादर होता है जो कहता लो विन बिच तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुमने मुझसे भागने की कोशिश करोगी। सेबेस्टियन रोते हुए कहता प्लीज फादर रुक जाइए। लेकिन उसका फादर सेबेस्टियन के सिर को पकड़ लेता है और उसके बाल से पकड़ कर उठा लेता है। कहता है बेकार सिचुएशन में तुम अपनी मॉम के खिलाफ खड़े हो रहे हो। सेबेस्टियन कहता फादर। उसका फादर कहता तुम असैसिन सेक्ट के हिस्सा बनने के लायक नहीं हो। सेबेस्टियन अपने फादर को
कोई देख रहा होता है तभी उसका फादर उसे जमीन पर पटक देता है। उसका फादर उसके ऊपर अपना पैर को रखते हुए कहता है, जैसी मॉम वैसा बेटा, तुम दोनों नीच लोग के एक शानदार जोड़ी बनाते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए ताकि तुम इस दिन को ना भूलो? लेकिन सेबेस्टियन चिल्ला रहा था मॉम। नेक्स्ट सीन में देखते उसकी मॉम व्हील चेयर पे होती है और उसका फादर उसके पैरों के नस को काट देता है जिससे उसकी मॉम चल नहीं पाएगी। सेबेस्टियन का हाथ कांप रहा होता है, कहता मॉम क्यों? उसकी मॉम कहती मेरे प्यारे सेबेस्टियन मुझे माफ करना, मुझे अंत तक तुम्हारे साथ रहना चाहिए था, तुम्हें पीछे छोड़ के जाने के लिए मुझे माफ कर देना। सेबेस्टियन रोते हुए कहता नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं मॉम? मॉम प्लीज मत जाइए, प्लीज मत जाइए। उसकी मॉम कहती है मेरे बच्चे। सेबेस्टियन कहता है मॉम सुनो, अब तुम्हें अपने फादर के गुस्से से हर हाल में बचना होगा, भले ही लास्ट में तुम बन जाते हो उसके जैसा एक मॉन्स्टर। और ये कहते उसकी मॉम वहीं पे मर जाता है। सेबेस्टियन काफी खामोश होता है और अपने मॉम को पकड़ते हुए कहता मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और प्रेजेंट में सेबेस्टियन अपने फादर को देखते हुए कहता मैं तुम्हें याद बना दूंगा उस असैसिन सेट के लिए जिसे मैं बनाने जा रहा हूँ। सेबेस्टियन तभी अपने सामने देखता उसका फादर कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मेरे पहले बच्चे का वो हाल ना हुआ होता जो हुआ है तो मैं तुम्हारी तरफ एक नजर भी डालता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी औकात भूलने की और जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा उसकी हाथ काटने की? तुम सच में जन्म से ही बेकार रहे थे। सेबेस्टियन स्माइल करते हुए कहता इसे यहाँ लाओ। लेडी कहती ये रहा। उसका डैड कहता तुम हो स्विचिंग सेट का नाजायज बच्ची जिसे उसके टैलेंट के बावजूद उसे त्याग दिया गया था। तुम जैसे नीच लोग झुंड बनाकर रहना पसंद करते हो, इससे वो लड़की भी उसे देखने लगती है। सेबेस्टियन कहता जिस हाथ से खाना मिलता है उसी हाथ को काटना है ना। उसका डैड सेबेस्टियन को देखता है। सेबेस्टियन उसके पेट में एक जार को मारते हुए कहता ये तो सरासर बकवास है, मैंने अपने लाइफ में कभी भी तुम्हारे लिए एहसान महसूस नहीं किया। क्या तुम कुछ मजेदार जानना चाहते हो? तुम्हारा पहला बच्चा जिसे तुम बहुत ही प्यार करते थे वो मेरा वफादार कुत्ता बनने के राह पर है जिसका नाम 13 है। उसका फादर कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीने? वो जगह हिलने लगता है, उसे काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है लेकिन सेबेस्टियन साइको की तरह हंस रहा होता है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का देखते हैं। न्यूसन बताती मेरा नाम सुनवा ना है, फर्स्ट ईयर स्पेशल ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट ब्लैक सेक्ट से। मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे और हंसने लगती है। हम देखते हैं वहाँ पे हमारे मेंबर मौजूद होते हैं। ट्यून हैरानी से अपने मन में कहता क्या? टीम लीडर कहता सुनवा टेम्पररी रूप से ली के जगह लेगा जो अभी घायल है, प्लीज इनका स्वागत करे। ट्यून कहता सुनवा सच में हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन जियो काफी गुस्से वाली नजर से देख रही होती है। ट्यून अपने मन में कहता मुझे फिलहाल चुप ही रहना चाहिए। खैर मुझे यकीन हो रहा है कि वो लड़की एमक्यू में ही पढ़ती है। टीम लीडर कहता तो फिलहाल सुनवे मैं तुम्हें जिताऊ पार के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहूंगा जो ली का सुपरवाइजर है। न्यूसन कहती है रुको और ट्यून की तरफ अपनी उंगली करती है। इसे ट्यून को भी कुछ समझ में नहीं आता और न्यूसन कहती है मैं उसके साथ जोड़ी बनाना चाहती हूँ। इसे टीम लीडर का ध्यान जियो पे जाता है। ट्यून भी कहता नहीं, लेकिन न्यूसन जाके ट्यून से चिपक जाते हुए कहती तो फिर फैसला हो गया। ट्यून कहता ये क्या बकवास है, मुझे छोड़ दो। टीम लीडर कहता सुनवा तुम्हारा पार्टनर पहले ही डिसाइड हो चुका है। न्यूसन कहती क्या मैं अपना पार्टनर नहीं बदल सकती? आखिरकार किसी ऐसे शख्स के साथ जोड़ी बनाना बेहतर है जिसके साथ तुम्हारी अच्छी तालमेल हो। जियो कहती है टीम लीडर की बात सुनी नहीं, ये क्राइम पेट्रोल स्क्वाड है, यहाँ तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। न्यूसन कहती अगर ये सच भी है तो मैं अपने से कमजोर किसी के अधीन नहीं रहना चाहती। जताई कहता तुम तीनों क्या कर रहे हो? हम सभी को इस समय मिलकर काम करना चाहिए। ट्यून अपने मन में कहता सुन बे। जियो कहती ठीक है, अगर तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो मैं एक तरफ हट जाऊंगी। और अपने शॉट को निकालते हुए कहती लेकिन अगर तुम हार जाते तो फिर तुम मुझे स्क्वाड से दफा हो जाओगी। लेकिन न्यूसन काफी खामोश खड़ी होती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहते हो है ना? जो भी खामोशी से उसे ही देख रही होती है। फिर वो अटैक बोल देती है। टीम लीडर चिल्लाते हुए कहता रुको जियो, ये तुम्हारे जैसा व्यवहार नहीं है, मैं अब और कोई बेकार की फाइट बर्दाश्त नहीं करूंगा। जियो कहती है मुझे माफ कर दीजिए। और टीम लीडर कहता सुनवा ये बात तुम पे भी लागू होती है। न्यूसन कहती है यस सर। हम देखते वो भी एक अटैक बना चुके थे। अपने मन में कहती है मैं सोच रही थी कि अगर मैं उसके दिल को कुचल देती तो इसका रिएक्शन क्या होगा। कितनी शर्म की बात, और हंसने लगती है। टीम लीडर कहता हालांकि मैं तुम्हारे किसी फ्रेंड के साथ जुड़ने की इच्छा को समझता हूँ क्योंकि तुम अभी अभी एक नई और अनजान माहौल में आए हो। मैं दो अनएक्सपीरियंस पहले साल के स्टूडेंट को कोई मिशन नहीं सौंप सकता। तो अपने मन में कहता राहत मिली, मैं आखिरकार सुनवे के साथ इस गलत फहमी को दूर कर सकता हूँ। टीम लीडर कहता जियो तुम्हें सुनवा और तेहुन के दोनों की जिम्मेदारी संभालनी होगी। मैं सभी को 3-3 ग्रुप में बना रहा हूँ। इसे जियो कहती एक्सक्यूज मी, लेकिन न्यूसन उसे टीच करते हुए कहती तुमने सुना उसे सुनवे। जियो अपने शॉट को वापस रख लेती है और कहती है देखो अगर तुम मेरे करीब आओगी तो तुम मेरे शॉट से खुद को घायल कर सकते हो।
तेहुन कहता सुनबे मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। न्यूसिंग अपने मन में कहती वो नरम स्वभाव की है लेकिन मजबूत भी। गार्डियन की बेटी से यही उम्मीद थी। दूसरी तरफ कैफे शॉप का देखते जहाँ पे कोई कहता चलो देखते हैं। कीबोर्ड पे लिखते हुए कहता मुरीम सेक्ट और हेयोन कहता तुराका। मुझे पता है मैंने तुम पे भरोसा किया और यहाँ आया, लेकिन क्या सच में मैं उस तरह के शख्स को ढूंढ सकता हूँ जिसने इस तरह के मसम्मा मार्शल आर्ट सीखी हो। तुराका कहता आजकल के जमाने में कौन लोग ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हैं, आप बस कुछ क्लिक करके भी पूछ सकते हैं। मुझ पे भरोसा करो योंग। तभी योंग का ध्यान अपने सामने की ओर जाता और हम देखते हैं कुछ बच्चे एक बच्चे को तंग कर रहे होते और कहते हैं तुमने मुझे शर्त हड़वा दी कमीने। तो दूसरा कहता मुझे मेरे पैसे वापस दो, आज रात घर जाने के बारे में सोचना भी मत। और हम देखते उस बंदे के आंखों में आंसू होते हैं। योंग उसे देखते अपने मन में कहता दुनिया से जुड़ना हमारे स्कूल की टीचिंग से बिल्कुल ही अलग है। और वहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता ऑर्डर करे एक कार्बोनारा स्पाइसी चिकन टूबा का। और हम उसे खाने को देखते और हियोन भी वहीं पे बैठ जाता और अपने मन में कहता है मुझे अपने स्कूल के टीचिंग के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। और लेडी से कहती है मेन्यू में और क्या क्या है। लेडी कहते अगर आप यहाँ मेन्यू पे एक नजर डाले। और दूसरे से चीखने का आवाज को सुनते और हम देखते जियो एक बंदे पे अटैक कर रहा होता है, जिसे वो बंदा कहता मुझे माफ कर दो। और वो अटैक से वो बंदा बच जाता है। जियो उसे ही देख रहा होता है और कहता ओ डेयर। और वो नीसन कहते मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। नीसन भी उसके चाल को समझ रही होती है। तब एक पंच उसके फेस के पास पहुंच जाता है और नीसन एक बंदे पे अटैक कर देती है, जिसे वो बंदा जाकर दीवार से टकराता है और उससे आर पार हो जाता है। नीसन कहती ओ माय सुनबे इसके लिए मुझे माफ करना और हंसने लगती है, लेकिन आपको सच में अपनी सेफ्टी पे ध्यान देनी चाहिए। वो दोनों बंदे वहाँ से भागने लगते हैं, कहते ये तो मॉन्स्टर है भागो। उनका कहता तुम ये क्या कर रहे हो, वो भाग रहे हैं। लेकिन उन दोनों में तनाव का माहौल फैलने लगता है। इसे ट्रेन वहाँ से जाने लगता है अपने मन में कहता मैं उन्हें खुद ही पकड़ लूंगा। नेक्स्ट सीन में दोबारा कॉफी शॉप का देखते हैं और हेयोन टोरका को देखता है, जिसे टोरका हंसते हुए कहता है हेयोन हमें अब चलना चाहिए। हेयोन कहता क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। तभी वहाँ पे वो लेडी भी आ जाती है और कहती ये रहा आपका वो सारा खाना जो आपने ऑर्डर किया था। हेयोन कहता क्या सिर्फ यही मेन्यू है जो इस बॉक्स पर है जिसे तुम कंप्यूटर कहते हो। वो लेडी कहती क्या आप और ऑर्डर करने वाले, क्या आप कोई मूंग वीडियो बनाने वाले या कुछ और हंसने लगती है। लेकिन टोरका अपने मन में कहता ये पिग और कितना खाएगा, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे। तब इसका ध्यान सामने की ओर जाता है और हम देखते तेहुन के देखते हुए कहता ये और कहता हेयोन इसे देखो। और उसके तेहुन के यूट्यूब वीडियो दिखाने लगता है। इसे हेयोन कहता मुसम्मा ब्रीडिंग। तब उसे कुछ एहसास होता है, कहता उठो टोरका वो कमीना यही कहीं आस पास है। दूसरी तरफ देखते तेहुन काफी ज्यादा हाफ रहा था और कहता मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी रास्ते से गए थे। और अपने नीचे को और देखते हुए कहता ब्लड। हम देखते वहाँ पे काफी सारा ब्लड होता है, जिसका तेहुन पीछा करते हुए एक जगह पहुँचता है और अपने सामने का मंजर देख कर दंड रह जाता है, क्योंकि मास्कमैन उस बंदे को गले से पकड़ चुका होता है। और वो बंदा कराते हुए कहता प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन मास्कमैन उसे जान से मार देता है। इससे तेहुन अपने जगह पे जम जाता है, लेकिन मास्कमैन हंस रहा होता है और कहता और ज्यादा बस थोड़ा और। तभी वो तेहुन को देखता है। तेहुन को तुम सन ऑफ विच। वो दोनों आमने सामने होते हैं। तेहुन काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। अभी मास्कमैन का पावर बेकाबू होने लगता है और हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कहता मार डालो। तेहुन अपने मन में कहता मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ये मत बताओ कि ये सब उसकी वजह से है। तभी वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। मास्कमैन दोबारा अटैक करता है, जिससे तेहुन बच जाता है। और तेहुन अपने मन में कहता ये शख्स हमेशा की तरह ही बहुत तेज है। और पंच मारते हुए कहता लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं इन दोनों से पहले जो शख्स था। मास्कमैन उसे देख रहा होता। तभी तेहुन कहता एक ओपनिंग। तभी तेहुन को आवाज आता है मार डालो। डिमन फिर से कहता मार डालो उसे। इससे तेहुन अपने सिर को पकड़ लेता कहता प्लीज चुप हो जाओ। तभी तेहुन के पास उसका किक पहुंच जाता है। इससे तेहुन पीछे को होने लगता है, जाके पीछे को गिरता है। और हाकी अपने मन में कहता क्या उसने सुनहरे अफसर को गवा दिया, वो तो कमजोर दिल का है, खुद को दोस्त मत दो तेहुन कैंग। तुम जैसे शख्स कभी भी मेरा ओपोनेंट नहीं हो सकते। उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तेहुन भी इसके लिए तैयार रहता है और मास्कमैन उस पर लगातार पंच बरसाने लगता है। इससे तेहुन अपने मन में कहता मेरे साथ क्या गलत है, जब भी मैं उससे फाइट करता हूँ तो मेरे कॉन्शियस धीरे धीरे। मास्कमैन दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता। तेहुन कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन तभी उसके बॉडी पर दबाव पड़ता है। मास्कमैन तेहुन पे अटैक कर देता है। हाकियों का हाथ तेहुन के पास होता है। अपने मन में कहता मुझे माफ करना तेहुन, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे मार्शल आर्ट पसंद नहीं है जिसमें न्याय की फीलिंग छुपी हो। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं। कोई कहता नहीं अगला सेक्ट लीडर यहाँ क्या कर रहा है, वो तो वो। और हाकियों कहता आप ये कैसे कर सकते हैं, सेक्ट लीडर नहीं ग्रैंडफादर। एक पिता अपने बेटे की हत्या कैसे कर सकता है। ज़ेनिन कहता वो शख्स ऐसा है जिसने कई मार्शल आर्ट को चोट पहुंचाई, क्योंकि वो फादर बनने से पहले अपने एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता था। भले वो मेरा बेटा और तुम्हारा फादर हो, लेकिन मैं पर्सनल प्यार के कारण इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुरीम के सबसे महान सेक्ट वुडांग सेक्ट का क्या होगा। हागियो अब जब तुम इस सेक्ट का भावी लीडर हो तुम्हें यह समझना होगा वुडांग का अस्तित्व का अर्थ है। हाक्सू कहता है ये किस तरह की बकवास है भाई ग्रैंडफादर प्लीज रुक जाइए, आप जानते हैं कि ये कितना गलत है। लेकिन उसका भाई कहता सामना करो, वो हमारा पिता नहीं है, वो गद्दार है जिसने वुडांग की प्रतिष्ठा को कलंकित किया है। इससे हाक्सू अपनी जगह पे जम जाता है। ज़ेनिन
जेनिन कहता अपने पापी फादर को माफ करो। हाक्यू कहता नहीं रुको, लेकिन जेनिन अपने बेटे को मार देता और हाक्यू कहता फादर, और बताता 7 साल बीत चुके और मैं आखिरकार बुडांग के घिनौने न्याय को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। बस आप इंतजार कीजिए सेक्ट लीडर, मैं वो तुम्हारा गंदा मुखौटा उतार दूंगा। और कहता तेहुन केंग तुम न्याय के झूठे विश्वास पे यकीन करने के पाप पे मारे जा रहे हो, इसलिए मुझे इसके लिए दोषी ना ठहराए। और तेहुन पे जबरदस्त अटैक लैंड करता है, जिसे तेहुन के मुंह से ब्लड आने लगता है और पीछे को जाके गिरता है और उसके जेब में भी हलचल होने लगता है। तभी हाक्यू को भी कुछ एहसास होता है और अपने मन में कहता है मेरे एक ही पंच उसके दिल पे हमला करने के बाद भी वो अभी तक कैसे खड़ा है। तभी अपने सामने देख के हैरान रह जाता है और हम देखते तेहुन से एनर्जी निकलने लगता है, उसके टोन भी चेंज हो जाता है। कहते तुम झूठे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे दे दो। और अपने जगह से काफी स्पीड से गायब होने लगता है। हाक्यू अपने मन में कहता घोस्ट किंग की पावर कैसे तेहुन, और तेहुन के हाथ हाक्यू के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ते हुए दीवार में सटा देता है। इससे हाक्यू जांग कर रहने लगता है क्योंकि उसका एनर्जी तेहुन के अंदर आने लगता है, जिससे वो अपने मन में कहता घोस्ट किंग की एनर्जी मुझसे खींची जा रही है, अगर इस तरह चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और तेहुन के अंदर साथ घोस्ट किंग होता है जो कहता तुम काफी अच्छे से संभाल रहे हो। हालांकि तभी उसे भी कुछ एहसास होता है और उसके बीच में एक वेपन गिरता है। हम देखते उस नाइफ से एनर्जी निकलने लगती है और तभी कोई मैजिक सर्कल बनाते हुए स्पेल पढ़ने लगता है। इससे वहाँ पे काफी सारे नाइफ आके गिरता है और तेहुन को चारों तरफ से कैद कर लेता है। अपने स्पेल को पूरा पढ़ता है जिससे तेहुन भी प्रेशर से जमीन पे लेट जाता है और वो कराने लगता है। तभी वो दोनों भी लैंड करते हैं। हाक्यू कहता कौन है वो, तेहुन कहता क्या हम बहुत देर कर चुके थे, और हाक्यू से कहता क्या तुम ठीक हो, लेकिन हम देखते हैं हाक्यू वहाँ पे होता नहीं है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है और तोड़ के कहता है यून देखो, क्योंकि तेहुन उस पर अटैक कर देता है जिससे वो जंप करते हुए बच जाता है। और हेयून कहता क्या इसका मतलब ये है कि उसने न्याय के बैरियर को तोड़ दिया। टार्को कहता ये हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा डार्कनेस है हेयोंग। हेयोन कहता था फॉलन मुसाम्बा तैयार हो जा टोरका कहता लेकिन क्या ये सब ठीक हो जाएगा, वो लड़का तो अभी भी बच्चा ही है। हेयोन कहता फाइनल मुसाम्बा लड़के की सोल पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, अब उसे बचाने में बहुत देर हो चुकी है। आगे की हत्या को रोकने के लिए सिर्फ यही तरीका उसे डिस्ट्रॉय करना। मुझे माफ कर देना यंग मैन, मुझे ब्लेम मत करना। दूसरे हाक्यू वहाँ से जाने लगता और अपने मन में कहता है तेहुन केंग उसने ये कैसे किया, और उसे निकले एनर्जी और उसके द्वारा किया गया फाइट को सोचने लगता है और अपने मन में कहता क्या वो घोस्ट किंग की असली पावर है। इसे वो किसी स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कहता है बच्चे क्या तुम ठीक हो, क्या मुझे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, लेकिन वो पागल उतरे उसे देखता है जिससे वो बंदा डर जाता है और वहाँ से लड़खड़ाते हुए सीढ़ी से गिर जाता है। हाक्यू फिर से अपने मास्क को पहन लेता है, कहता बस थोड़ा इंतजार करो तेहुन केंग, मैं तुम्हारे घोस्ट किंग की पावर छीन लूंगा। दूसरी तरफ जियो कहती है तेहुन केंग ये क्या कर रहा है, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। न्यूसन कहता तुम उसके बारे में चिंता हो है ना। जियो चिढ़ते हुए कहता कौन किसका चिंता कर रहा है। न्यूसन कहती आमतौर पर स्ट्रॉन्ग सेक्सी कमजोर शख्स का चिंता करता है, लेकिन तुम। जियो हैरानी से कहती है क्या। अभी एक बंदा भागते हुए आता है, कहती है मेरी मदद करो। जियो कहती है क्या बात है। वो बच्चा कहता है एक मर्डरर है। इसे वो दोनों हैरान रह जाते हैं और जियो कहती है एक मर्डरर, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और वो चश्मे से कहता है एक मास्क पहने शख्स ने उन बच्चों पे हमला किया जो मुझे तंग कर रहे थे। और अपने सामने को और देखती है। जियो कहती है मेरे पीछे आओ न्यूसियोंग, ये एक इमरजेंसी है। न्यूसन कहती है ठीक है। और अपने मन में कहती है मुझे ये एनर्जी क्यों महसूस हो रही है, थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं हाक्यू ने उस बंदे को काफी बुरी तरह से मार चुका होता है और वो दोनों भी वहाँ पे पहुँचते हैं। जियो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, आखिर यहाँ क्या हुआ। तभी उसका ध्यान सामने को और जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई आके गिरता है और ये टारका होता है जो कहता है ये सोचकर ही डर लगता है कि उसके पास कितनी खतरनाक पावर थी। और उसका ध्यान जियो पे जाता है और कहता है हेलो प्रीटी लेडी, जितना जल्दी हो सके तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम इसमें फंस गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और तभी उसके ऊपर आके तेहुन गिरता है और इधर हेयोन तेहुन पे भारी पड़ रहा होता है और उन दोनों पावर स्ट्रगल चालू हो जाता है। तभी जियो कहती है तेहुन, और तेहुन जबरदस्त धार लगाता है और हेयोन को पीछे को फेंक देता है जिसमें दीवार को तोड़ते हुए बाहर की ओर जाता है और तेहुन भी उस दीवार से आने लगता है और रोड करते उस पर अटैक कर देता है। तेहुन भी फाइटिंग के लिए तैयार है तो कहता है हाँ बिल्कुल सही, आओ मुझसे मुकाबला करो। और उन दोनों के टकराव से वहाँ से जबरदस्त धूल निकलता है। जियो कहती क्या वो तेहुन था। और टार्को कहता है हेयोंग। न्यूसन कहते मुझे अभी याद आया, ये लोग वही सेम डायमोक मॉन्क है। जियो भी अपने मन में कहती डेमोक, क्या इसका मतलब है रेवोल्यूशनरी प्लेस से है जो मरीम के बाहर नेशनल सेक्ट में से एक है, वो तेहुन से क्यों लड़ रहे हैं। हेयोन कहता फैलन मुसाम्बा हार मान जाओ और मेरे हाथों से मर जाओ, इससे पहले कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन तेहुन उसके अटैक से बच जाता है और धार लगाते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले उसका अटैक उसके पास पहुंच जाता है जिससे तेहुन के बॉडी पे बड़ा सा कट लग जाता है और तेहुन अभी भी हवा में आता है। हेयोन अपने मन में कहता है वो उस डेडली अटैक से बचने के लिए उसी सिचुएशन में कूद गया। जियो कहते ये और नहीं चल सकता। न्यूसन चलो इन दोनों को रोकते हैं। तभी टार्को कहता है प्लीज रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम परेशान हो लेकिन ये एक ऐसी फाइट नहीं है जिससे तुम संभाल सकते
सकते हो, इसे मुझ पे छोड़ दो तोड़ का। इसे जियो उसे देखने लगती है। अटैक करते हुए कहता मुझसे डरो, मैं डेमक का डबल ड्रैगन हूँ। तभी टेहुन उसके फेस पर जबरदस्त पंचर देता है। इसे वहीं पे बेहोश हो जाता है और हेयोन कहता टोरका, टोरका कहता हेयोन। तो अपने मन में कहता तोहा ने कुछ अच्छी बात कर, उसी बात से प्रभावित होकर मैंने मोक बनने का रास्ता चुन लिया। मुझे लगता है मेरी मौत इसी तरह होगी। और शायद यही तोया होती है जो कहती है तुराका क्या तुम सच में जा रहे हो, क्या मेरा क्या होगा। तुराका कहता मुझे माफ करना तोया। और वहाँ से जाते हुए कहता प्लीज खुश हो जाओ, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे भूख को सहन नहीं कर सकता। इससे उसके आंखों से आंसू निकलने लगता और कहता है तोया तुमने अपने डाइट प्लान से सफलता हासिल कर ली, तुम्हारा बॉडी बिल्कुल मेरा मन पसंद का है। होंग तोया यहाँ है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता। और हेयोन उससे चाटा बजाने लगता और कहता है खुद को संभालो कमीने। और जियो कहती बस करो तेहुन, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है लेकिन इतना काफी है। लेकिन तेहुन बिल्कुल खामोश होता है और जियो भी उसे ही देख रही होती है। तभी तेहुन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हेयोन का ध्यान भी उस पर जाता है, कहता अरे नहीं। उनका अटैक जियो के काफी पास पहुंच जाता है और वहाँ से जबरदस्त आवाज आता है और हम देखते हैं जियो के आंखों में आंसू होता है और न्यूसन उसके पंचों काफी इजिली रोक लेती है। इसे हेयोन भी अपने मन में कहता है वो मसम्बा को रोकने में कामयाब रही, लेकिन उसका गुस्सा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो आसपास के सभी लोगों को ना मार दे। लेकिन वो कौन है? न्यूसन कहती मैं इतना आगे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और वो बिल्कुल सीधे खड़ी होती है, तभी अपने गर्दन को हल्का सा मोड़ती है, ऐसे तेहुन के पंच से बच जाती है। फिर वो दोबारा ऐसे झुकते हुए उसके पंच को अवॉइड कर लेती है और अपने फिंगर को आगे करती हुए उस पर फ्लिप करती है, जिससे तेहुन पीछे की ओर जाके गिरता है। जियो कहती है बिल्कुल भी नहीं। हेयोन भी काफी हैरानी से कहता फॉलन मसम्बा को इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है। इसे जियो कुछ समझ में नहीं आता, कहता मसम्बा। और बताया जाता मसम्बा बुरिम के बाहरी देश में सबसे लंबा इतिहास रखने वाले सेक्ट का इविल गॉड। वास्तव में इविल गॉड मसम्बा किंग के डिसाइबल में से एक था। वो इस किंग था जिसने रेवोल्यूशनरी पुलिस बनाया। मसम्बा का काम था किंग के सोच और ज्ञान को लिखकर सेफ रखना। किंग ने हेवनली प्रार्थना आर्ट नाम की एक मार्शल आर्ट बनाई। एनलाइटनमेंट पाने के लिए वो दुनिया में घूमकर सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ता रहा। इन संघर्ष का परिणाम नया हेवनली प्रार्थना आर्ट सामने आया। किंग ने ये रिकॉर्ड इसलिए शुरू किया क्योंकि उसे उन विलन की मार्शल आर्ट को डिस्ट्रॉय करने का बहुत ही दुख था जिन्हें उसने मार दिया था। लेकिन उसका डिसाइपल उनकी जबरदस्त मार्शल आर्ट का सामना नहीं कर पाया और पागलपन में खो गया। लास्ट में अगिनती हत्या करने के बाद वो डिसाइपल रेवेनेसल प्लेस के किंग के हाथों मारा गया। हालांकि उसके सोल हत्यारा बन गया और लोगों को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। इस इविल स्पिरिट को बुद्ध नाम मसम्बा दिया गया था और पूर्वजों के एक रस्म अदा करने के जरिए उन्हें शांत किया गया। इविल नॉलेज और रहस्यों को जमीन के अंदर लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया। यही कहानी जो सब जानते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि सेंट्रल रीजन के लोग उन्हें घोस्ट कहते हैं। ये सब सुनकर जियो काफी हैरान हो रही होती है और अपने मन में कहती तेहुन घोस्ट किंग का वंशज है, इसीलिए उसने मुझे इस पे नजर रखने के लिए कहा था। हेयोन कहता हालांकि वो लड़की कैसे खेल रहे है उस शख्स से जिसे मुसम्बा ने कब्जा कर लिया है। और न्यूसन अपने मन में कहते ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है कि घोस्ट किंग की एक भी मार्शल आर्ट उसे यूज करना नहीं आता। क्या उसे लगता है कि सिर्फ जोर से चिल्लाने से वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? मुझे लगा था कि मैं पिछले बार जो शुरू किया था उसे पूरा कर लूंगी, तो अगर उसके पास इससे बेहतर कुछ है तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने फिंगर पे एनर्जी को लाते हुए कहते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तेहुन बेकाबू जानवर थे उस पर अटैक बोल देता है। न्यूसन बच जाती है और अपने मन में कहते इसकी स्पीड बुरी नहीं है। उसके हाथों पर प्रेस करते हुए कहते लेकिन अगर वो अपनी हाथों को सीधी कर ले तो उसकी एनर्जी की प्रभाव बेहतर होगी। अभी तेहुन के हाथ में एनर्जी दौड़ने लगता है और उसका एनर्जी अटैक जाकर दीवार पे रखता है और न्यूसन कहते बिल्कुल ऐसे ही ये सच में घोस्ट किंग की मार्शल आर्ट जैसा ही लगता है। और वो दोनों इससे काफी हैरान हो रहे होते हैं। हेयोन कहता उसने लड़ने के बीच में मुसम्बा की पावर को बढ़ा दिया। ये कोई लड़की नहीं है बल्कि ये जियो कहती है एक सबक। इस लेवल पे तो हमारे सेट के लीडर घोस्ट किंग के लिए भी ये मुश्किल होगा, इसीलिए किंग ने हमें सावधान रहने के लिए कहा था। और हम 1 महीने पहले रेवोल्यूशनरी पुलिस का देखते हैं। किंग कहते सेंट्रल रीजन के ग्रेट गार्डियन सावधान रहे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। टारगा कहता क्या ये सभी वो लोग नहीं है जिसे आपने कभी हराया था माय किंग? चिंता मत कीजिए। हेयोन उसके सिर को पकड़ लेता और कहता तारका तुम किंग के सामने क्या बोल रहे हो? किंग कहते मुझे भी यही लगा था। हालांकि फोर्थ हेवनली रूलर्स नए हेवनली प्रार्थना आज से नीचे नहीं है, तुम्हें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन अगर कभी तुम्हारा उनसे सामना हो जाए खून जैसा लाल बालों वाली महिला से तो सावधान रहे। हेयोन कहता बिल्कुल भी नहीं। द ब्लैक डिमन किंग। इसे जियो को भी झटका लगता है और कहता क्या? और कहता उसकी उनकी बॉडी कांपने लगता है लेकिन वो अभी भी खड़ा होता है, जिससे ब्लैक डिमन हैरान रह जाती है और अपने मन में कहते इटरनल चोट। ये तो अजीब बात है, मैंने उसे कोई इटरनल चोट नहीं पहुंचाई। तेहुन अपने दिल को पकड़ लेता है। जियो फिंगर से मारते हुए कहते यही हो सकता है। तभी तेहुन को जबरदस्त दर्द महसूस होता है, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो जबरदस्त चीख मारता है। अपने मन में कहते जैसा कि मैंने सोचा था उसके दिल के आसपास के नसों पूरी तरह से बिगड़ गई है। तुम्हें कौन पीट रहा है? तुम्हारी हालात में तुम्हें सांस लेना भी मुश्किल होना चाहिए। ये तो साफ है कि घोस्ट किंग की पावर उसके कंट्रोल को धीरे धीरे खत्म कर रही है। वो शायद ज्यादा दिन तक
तक नहीं टिक पाएगा। शाम की बात है, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा खेल अब खत्म होता है। उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहती है, कहती उठ जाओ, और उसको चेस्ट में जाके अपने फिंगर से मारती है। वहाँ से जबरदस्त लाइट निकलने लगता है। तेहुन अपने मन में कहता ये पावर, ये आवाज अपने सामने देखते हुए कहता ग्रैंडपा, ये आपकी इन्नेट पावर है। तुम्हारा मन और तुम्हारा बॉडी एक ही जगह पे साइज लेता है। अगर तुम सही रास्ते पे चलने की इच्छा रखते हो तो अच्छी और बुरी दोनों एनर्जी ये सब तुम्हारा है। तेहुन भी कहता मेरा, भले घोस्ट किंग की पावर साफ ही तो वो मेरी है, मुझे दे दो। उसके बॉडी में एनर्जी दौड़ने लगता है, उसके पूरे बॉडी एनर्जी से कवर हो जाता है। देख के हेयुन और जियो काफी हैरान नजर आ रहे होते, लेकिन न्यूसन काफी आराम से उसे देख रही होती है और वो अपना आँख खोलते हुए कहता है मैं हूँ तेहुन कैंग। तो दूसरी तरफ ब्लैक डेथ सेक्ट का देखते हैं और बंदे कहते रोको उसे, क्योंकि वहाँ पे जिया काफी सारे गार्ड को मार रही होती है। बंदे कहते किसी एक शख्स के लिए इविल फैक्शन के सबसे बड़े सेक्ट ब्लैक डेथ के डिसाइपल को पार करना कैसे संभव है। तभी जिया ऊपर की ओर जाते उन सभी पर अटैक कर देती है और जिया काफी कूल अंदाज में आगे बढ़ती होती है। हम देखते उसके सामने येरिन गार्डियन खड़ी होती है, जो कहती है इसका क्या मतलब है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये जानते हुए कि ये ब्लैक डेथ सेक्ट का मेन बेस है। जिया अपने मास्क को निकालते हुए कहती मुझे इसकी परवाह नहीं है। कहाँ है इसे? येरिन हैरानी से कहती क्या? जिया कहती द ब्लैक डीमन बुक। तो दूसरी तरफ मुरीम पुलिस यूनिवर्सिटी का देखते हैं। जेनिन कहते तो तुम कह रहे हो कि क्रिमिनल भाग गया। टीम लीडर कहता हाँ, हालांकि हम उनके कुछ आदत जानते हैं, मुझे यकीन है कि हम जल्दी उनकी पहचान कर लेंगे। जेनिन कहता पहचाने जाने वाली खूबियाँ। जिया कहती हमें उसी जगह पर रेवोल्यूशन प्लेस से रिपोर्ट मिली जहाँ हमने सस्पेक्ट को देखा था। जेनिन कहता रेवोल्यूशनरी प्लेस, क्या तुम कह रहे हो कि बाहर के देशों ने सेंट्रल रीजन के मामलों में दखल दिया है? जिया कहती ऐसा ही लगता है उनके हिसाब से। और ह्योन बताता उसने मास्क पहन रखा था, हमारे पहचानने के बाद वो तुरंत ही भाग गया। तुम सभी को सावधान रहनी चाहिए क्योंकि वो भी मुसम्बा का पावर का यूज करता है। जियो कहती उसने यही कहा था। जेनिन कहता मुसम्बा। टीम लीडर कहते कोई अंदाजा? जेनिन कहता नहीं, कुछ नहीं था, तुम्हारे काम के लिए थैंक्स, आप तुम जा सकते हो। और वो दोनों जाने लगते तभी जेनिन कहता मिस जियो। जियो कहती हाँ बॉस। जेनिन कहता तेहुन कोंग आजकल कैसा है? इससे जियो उसके द्वारा हमला किए गए को याद करने लगती है और कहती सब ठीक है। जेनिन अपने मन में कहता अगर रेवोल्यूशनरी पुलिस ने कार्रवाई की है तो इसका मतलब है कि रियल घोस्ट किंग अपीयरेंस हो चुका है। इसका मतलब यही होगा कि क्रिमिनल और मुसम्बा आपस में जुड़े हुए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि दो लोग ऐसे हैं जिनके पास घोस्ट किंग की पावर है? कितनी अजीब बात है, एक ही जनरेशन में दो घोस्ट किंग नहीं रह सकते। तभी उसके तरफ एक नीडल आ रहा होता है जिसे वो अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे देखते हुए कहता है एक लेटर। लेकिन जब वो लेटर खोल को देखता है तो वो काफी तिरछी स्माइल करता है और अपने मन में कहता मुझे अपनी बेटी से इसकी कम उम्मीद नहीं थी। उसमें लिखा होता आपको वादा निभाने की उम्मीद है, मुझे ब्लैक डेथ बुक मिल गई है। और उस लेटर को जलाते हुए कहता ठीक है, रेवोल्यूशनरी पुलिस या क्रिमिनल का मामला क्या मायने रखता है, मेरी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। वो दिन आ रहा है जब वोडेंग पूरा दुनिया को इकट्ठा कर देगा। दूसरी तरफ न्यूसन और तेहुन को देखते हैं और तेहुन काफी ज्यादा हाफते हुए कहता है ये तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे पता है मैंने उससे घोस्ट किंग की पावर का यूज करने के सिखाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने ये तरीका पहले कभी नहीं सीखा। न्यूसन कहती ओह माय, उन हरकतों को घोस्ट किंग की मार्शल आर्ट कहना तो शर्मनाक है। तेहुन कहता तुम लिटल। न्यूसन कहते तुमने भले ही घोस्ट किंग से कंट्रोल वापस ले लिया हो, लेकिन अभी भी राहत महसूस करने का समय नहीं आया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो कल हुआ वो दोबारा नहीं होगा। कहता वो सही कह रही है, उस घोस्ट किंग के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता सिवाय ग्रैंडपा के। मास मैन से लड़ते समय घोस्ट किंग बेकाबू हो गया और मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। ऐसा लग रहा था जैसे डेमोक लोगों ने मुझे कुछ समय दे दिया हो, लेकिन मैंने जियो पर हमला किया। मैं चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाऊं, अगर मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो मेरे लिए सांप से ज्यादा कुछ नहीं है। और अपने आप को संभालते हुए कहता मुझे वो चीज फिर से दिखाओ जो मैंने पहले दिखाई थी। यूसन कहती है ठीक है और अपने हाथों पे एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहती है मेरी फॉर्म पे ध्यान दो, ये तुम्हारे एनर्जी फ्लो को बाहर लाने का सबसे सेफ तरीका है। और तेहुन कहता है इसलिए मैं इस पावर को पूरी तरह से अपना बना लूंगा। न्यूसन भी अपने हाथ को लहराती है, फिर चारों ओर घूमते हुए एनर्जी के धागे बना लेती है। तेहुन की बॉडी भी हिलने लगती है, कहती है मेरे सवालों को बात के लिए छोड़ दो। उसके एनर्जी के फ्लो में चलने लगता है, कहता है इतिहास को दोहराने से रोकने के लिए मुझे एक कदम और करीब जाना है, मेरे फादर के लिए। हम ब्लैक डेथ सेट के मेन बेस के बेसमेंट को देखते हैं। वहाँ सबसे ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी है जिसमें इविल फैक्शन से प्राप्त सभी प्रकार के मार्शल आर्ट का ज्ञान समाहित है। इसे ब्लैक डेमन लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं येरिन का हालत काफी खराब होता है और उसके सामने कोई हंस रहा होता है जिससे उसे देखती है। जहाँ पे सिविस्टन कहता है बुराई के सबसे बड़े इविल फैक्शन इतनी बेकार सिचुएशन में कैसे हो सकती है। येरिन हाफते हुए कहती है तुम असैसिन सेक्ट के वाइस लीडर। सेबेस्टियन कहता है क्या ब्लैक डेथ सेक्ट की यही कीमत है, इविल फैक्शन का सबसे पावरफुल सेक्ट। ब्लैक डेमन किंग का रवैया सच में एक सड़ा हुआ और खोखला डिब्बा है। लगता है ब्लैक डेमन किंग
किंग अपने उत्तराधिकारियों को बहुत खराब तरीके से तैयार करता है। येरिन कहती है अपनी उस गंदे जबान से मेरी मास्टर का अपमान करने का हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तभी सेबेस्टियन उसके फेस पे किक कर देता है, जिससे वहाँ से शोक भी निकलता है और कहता है तुम सब निकम्मे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, मुझे सिर्फ वही बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। ब्लैक डिमन बुक की एक से ज्यादा वॉल्यूम है ना? दूसरी वॉल्यूम कहाँ है? येरिन भी काफी हैरानी से अपने मन में कहती क्या वो ब्लैक डिमन बुक है? ग्रेट गार्डियन और मैं ही उन किताबों को संभालते हैं, आखिर उसे ब्लैक डिमन बुक कहाँ से मिल गई? सेबेस्टियन कहता मैं उधार ली गई ब्लैक डिमन बुक से फंडामेंटल की ऑब्जर्विंग टेक्निक को पूरा करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कुछ जानकारी अधूरी है। इसका मतलब है कि ब्लैक डिमन बुक की 2 वॉल्यूम होनी चाहिए। कहाँ है? येरिन अपने आप से कहती ब्लैक डिमन किंग मुझे माफ करना, शायद ये कुछ समय पहले का सीन होता। जिया कहती है द शॉर्ट टेक्निक। उन सभी को देखते हुए उन सभी को देखने लगता है। येरिन कहती है निश्चित रूप से वुडांग की स्टिंग शॉट थी। जिया सभी सोल्जर पे अटैक कर देती है। मैंने जस्टिस फैक्शन के असैसिन के हाथों ब्लैक डिमन बुक का एक हिस्सा खो दिया। इसके अलावा वो दूसरी किताब भी इस नीच आदमी के हाथ लग गई है। मैं बहुत ही बेकार हूँ। अपने इस डिसाइपल को माफ करे जो अपना वादा नहीं निभा सका। उसके पैर को पकड़ते हुए कहती मैं येरिन ली हेवेनली डांसर, मैं अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाऊंगी। तब अपने एनर्जी अप करते हुए कहती मर जाओ। इसलिए सेबेस्टियन अपने मन में कहता मुझे ये मत बताओ कि आत्महत्या करने की तकनीक यूज कर रही है। तभी येरिन हंसने लगती है और हम देखते वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है और कहती है एक्सप्लोजन ब्लड आर्ट। तो दूसरी तरफ ब्लैक डेथ सेट की कंपनी बिल्डिंग को देखते हैं। कोई सेबेस्टियन को फोन कर रहा था, कहता फोन उठाओ। और ये एना भी होती है जो कहती ना लेटे उस असैसिन सेक्ट के बदमाशों पर। अपने मन में कहती है वो उस कॉन्फिडेंशियल ब्लैक डिमन बुक की वापसी की तरीका कैसे भूल सकते हैं? उन बदमाशों के साथ समझौता करके गलती की। अगर ग्रेट गार्डियन को पता चल गया कि मैंने ब्लैक डिमन बुक चुराई है, वो मुझे किसी भी कीमत पर निकाली देगा, चाहे वो नियम का कितना भी पालन क्यों ना करता हो। अब मैं क्या करूँ? अभी सेबेस्टियन का कॉल आने लगता है, जिससे वो कहता कमीने। और कॉल को उठाते हुए कहती आखिरकार तुमने मुझे फोन कर ही दिया। मुझे लगा था कि ब्लैक डिमन बुक की वापसी की तरीका निकालने के बाद तुम चीजों को हल्के में ले रहे हो। सेबेस्टियन कहता मुझे इसके लिए माफ कर देना, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा समय लग गया, मैं इसे तुरंत ही लौटा दूंगा। एना भी कहती है ठीक है मैं अगले 3 घंटे में जगह का पता लगा लूंगी। सेबेस्टियन कहता नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिससे वो हैरान रह जाती है। सेबेस्टियन कहता मैं लगभग वही हूँ। तभी उसके पीछे धमाका होता है, उसका ध्यान भी उस पर ज्यादा। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है जो कहता डायरेक्टर बे एक इमरजेंसी है, असैसिन सेक्ट के कमीने आ गए हैं। हमने सेबेस्टियन अपनी पूरी टीम के साथ आया होता है और कहता आज से असैसिन सेक्ट इविल फैक्शन के टॉप पर होगा और 13 नीचे के सभी सोल्जर को निपटा चुका होता है। तो सेबेस्टियन कहता है कि ऐसे ही छुपे हुए आशीर्वाद नहीं कहते, मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे ब्लैक डिमन सेट के साथ क्या करना चाहिए। हम कुछ घंटे पहले ब्लैक डिमन के रेबलेंट में देखते हैं। सेबेस्टियन कहता मुझे मत बताओ कि वो खुदकुशी करने वाली है, और बताते ये सोचकर डर लगता है कि मुझे अपने साथ ले जाने के लिए एक्सप्लोजन ब्लड आर्ट का यूज करेगी। अगर मैंने फंडामेंटल की एनर्जी से एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो मैं अपने पैर को गवा देता। दरअसल ये अच्छी बात है, फ्यूचर में जो भी होने वाला है उसकी तुलना में तो ये बस एक कड़वी दवा है। मैंने पहुंचने से पहले किसी अधीन मेहमान ने बेस को साफ कर दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी बाधा दूर हो गई है। अब फोन करते हुए कहता हाँ ये मैं हूँ, सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, हम प्लान के हिसाब से आगे जा रहे हैं। और कहता उन्होंने मुझे बहाना दे दिया, अब मेरे पास ब्लैक डेथ सेट को उखाड़ फेंकने का चांस है। अपने सोल्जर को आगे को भेजते हुए कहता ब्लैक डेथ सेट को डिस्ट्रॉय कर दो। तो दूसरा कहता उन दोनों को ग्रेट गार्डियन के आने तक, और उन दोनों टीम में फाइट छिड़ जाती है। अपने वेपन से एक ही बार में कई सारे सोल्जर को निपटा रहा होता है और घूरते हुए बाकी सोल्जर को देखता है, जिससे वो सभी डर जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। सेबेस्टियन कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम अब तक ऐसे लोगों के सामने झुकते रहे हैं, मुझे भी लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। फोर्थ ग्रेट गार्डियन यहाँ आने के बजाय क्या कर रहे हैं? 13 जाओ और दरवाजा को खटखटाओ। इसे 13 काफी स्पीड से आगे और बढ़ता है। सोल्जर कह रहे होते ये मेन एंट्रेंस है, कोई तो इसे रोको। तभी जेओ भी काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपने ग्लास को 13 के फेस पे रखता है और कहता पीछे हो जाओ, और अपने स्किल माउंटेन एको का यूज करता है, जिसे 13 पीछे और जाके गिरने लगता है। सेबेस्टियन का ध्यान भी उस पे जाता है। 13 खुद को संभालता और जियो कहता है एक मामूली असैसिन की हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? तुम असैसिन सेक्ट के 9 सीखिए, क्या तुम्हें समझ में आया है कि तुम क्या किया है? सेबेस्टियन कहता क्या तुम्हारा मतलब यह है ब्लैक डिमन सेक्ट ने मेरे साथ क्या किया? जियो कहता क्या? सेबेस्टियन कुछ निकालते हुए कहता है असैसिन सेक्ट के वाइस लीडर को मारना एक क्राइम है। तभी जियो उसके हाथ में किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते उसके हाथ में ब्लैक डिमन बुक होता है। वो कहता है मुझे इसके लिए मुआवजा कैसे मिलेगा?
मिलेगी। और इसी बीच हम वुडांग माउंटेन का देखते हैं जहाँ पे जियो ट्रेनिंग कर रही होती है। अपने मन में कहती है मेरे पेट का जख्म मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। मैंने ब्लैक डिमन बुक को ढूंढने के चक्कर में मैंने खुद को काफी ज्यादा थका दिया। और उस फाइट को सोचते अपने मन में कहती जिस पल मैंने उस पर हमला किया ठीक उसी पल उसने भी मुझ पे अपने नाइफ से हमला किया। मुझे लगता है वो सच में 4 ग्रेट गार्डियन में से एक है। अब मैं ओल्ड हो रही हूँ। और हम वहाँ पे हेयोन को देखते हैं और उसको अपने पास से आवाज आता है जिससे वहाँ पे वो अटैक कर देता है। इसे जिया का ध्यान भी उस पे जाता है और हेयोन उस तरफ जाते हुए कहता है क्या मैंने उसे पकड़ लिया। लेकिन हम देखते हैं टारका उस अटैक से बाल बाल बच जाता है। और हेयोन कहता तो वो जंगली शुगर नहीं था। टारका भड़कते हुए कहता अरे मैं तो सच में मरते मरते बचा। और उससे झगड़ने लगता है कहता हमारे पास होटल में सोने के लिए पैसे नहीं है, खाने की बात तो छोड़ ही दो क्योंकि तुमने इंटरनेट कैफे में खाने पे सारा पैसा उड़ा दिया। हेयोन कहता क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर से इस तरह की बातें करने की। टारका कहता हम इस माउंटेन में शिकार कर रहे हैं, इसमें किसकी गलती है। हेयोन कहता तुम लिटल। फिर वो दोनों थक जाते हैं और काफी ज्यादा हाफने लगते हैं। और टारका अपने मन में कहता है क्या मेरे किस्मत में इस लापरवाह सीनियर के साथ रहना लिखा है। मुझे इतनी भूख लगी कि इसका असर मेरे आंखों पे हो रही है। तब उसको सामने को और कुछ दिखता और कहता है ये। हेयोन भी उस तरफ देखता है कहता टारका तुम ये क्या खा रहे हो। और हम देखते हैं टारका मशरूम खा रहा होता है। हेयोन अपने मन में कहता है जहरीले मशरूम। उसे पकड़ते हुए कहता तुम बेवकूफ, चाहे तुम्हें कितनी भी भूख लगी हो तुम्हें उन्हें नहीं खाना चाहिए, जल्दी बोलो। टारका उससे देखते हुए कहता ओ माय गॉश एक बोलने वाली गाय। और उसे हेयोन गाय दिखाई देने लगता है। वो कहता बेवकूफ जल्दी बोलो। टारका कहता वो तो देखने में बहुत ही लजीज लग रहा है। और हेयोन को खाते हुए कहता प्रीम बीफ। उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, वो जबरदस्त चीख मारता है और वहाँ से भागने लगता है। टारका कहता मेरा खाना। जिया भी ऊपर से जंप कर देती है और टारका कहता मेरा खाना। तभी जिया अपने शॉट से उस पर अटैक कर देती है। हेयोन भी उसे देखते हुए कहता टोरका, लेकिन जिया उस पर भी शॉट टान देती है और कहती है तुम लोग कौन हो। जिया उसे काफी गुस्से वाले नजर से देख रही होती है। इससे हेयोन अपने मन में कहता है कितनी खौफनाक निगाहें है, क्या वो मास्टर है। जिया कहती है मैं दोबारा नहीं पूछूंगी तुम लोग कौन हो। हेयोन कहता शांत हो जाओ हम। अभी उसके पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। इससे जिया को भी कुछ समझ में नहीं आता और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिया उन दोनों को खाना खिलाने लगती है। अपने मन में कहती है उन्होंने बताया कि वो डोमेक से है, इस नाम को सुने हुए काफी समय हो गया है। क्या रेवनेस्ली प्लेस सेंटर रीजन के मामलों में दखल दे रहे हैं। फिर वो शिकार करने की कोशिश में रास्ता भटक गए क्योंकि यहाँ का खाना उन्हें पसंद नहीं आया। हमने तो वो दोनों भूखे तरह खाना खा रहे होते हैं। कहते लेकिन क्या वो इसे सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं। हेयोन कहता कि आपके पास किमची है और टारका भी उसे देखता है। तो कहता हेयोंग। हेयोंग कहता क्या। टारका कहता तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन है। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि सिर्फ उसने अपने जानलेवा निगाह से तुम्हें वश में कर दिया था, न केवल मशरूम को जहर निकालने में समझती बल्कि उसने हमें खाना भी खिलाया। हेयोन अपने मन में कहता ये तो निश्चित है कि माहौल कितनी भी ज्यादा गंभीर क्यों ना हो, जब तक उसने अपनी शॉट नहीं निकाली तब तक मुझे उसके होने का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। टारका कहता क्या वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप की नहीं है हेयोंग। एक आदमी उम्र वाली, कभी गर्म मिजाज तो कभी ठंडे मिजाज वाली वुमन जो तुम्हें ढेर सारा खाना खिलाती है ना। इसे हेयोन भी ब्लश करने लगता है। जिया कहती ऐसा लगता है कि तुमने बात करने लायक पावर हासिल कर ली है, जल्दी करो इस माउंटेन को छोड़ दो, तुम लोगों के लिए यहाँ खतरा हो सकता है। टारका कहता जी हाँ नूना आपका बहुत बहुत थैंक्स। हेयोन कहता मेरे सेवियर मैं डेमो का जारगर उन लोगों में से हूँ जो अपने एहसान करने वाला का एहसान जरूर चुकाता है, तो इसलिए प्लीज मुझे अपना नंबर दो। टारका कहता पहले उसका नंबर लेने की कोशिश कर रहे हो है ना। हेयोन कहता मेरा ये मतलब नहीं था। तभी वहाँ का माहौल बदलने लगता है। जिया भी एक तरफ देखते साथ ही वो सभी भी। इसे हेयोन भी अपने मन में कहता ये कैसे हो सकता है। और जिया कहते तुम्हें तो अच्छे से पेश आना आता भी नहीं है फादर, क्योंकि वहाँ पे जेनिन एंट्री करता है। दूसरी तरफ जियो वॉच को अपने हाथों में पे लेता है, उससे अटैक कर देता है जिसे सेबेस्टियन अपने शॉट से रोक लेता है। लेकिन सेबेस्टियन अपने मन में कहता मेरे कानों में घंटी बज रही है कैसे। जियो कहता मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली है, लेकिन सेबेस्टियन में किक से अटैक करता है जिससे वो बच जाता। तभी हम वहाँ पे गिलास को देखते हैं और जियो कहता हम इसे ही लापरवाही कहते हैं। सेबेस्टियन अपने मन में कहता वो मेरे मूवमेंट का हिसाब लगा रहा है। तभी जियो गिलास पे अटैक करते हुए कहता माउंटेन एको, जिसे वहाँ के जमीन में भी गड्ढा हो जाता है। सेबेस्टियन इससे बार बार बच जाता है। और सेबेस्टियन कहता तो ये है ग्रेट गार्डियन की पावर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे अपनी आंखों से देख पाऊंगा। जियो कहता अरे नो सीखिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया। सेबेस्टियन अपने मन में कहता ठीक है मुझे समझ में आ रहा है कि वो 13 पे एक नंबर कैसे बना पाया, मुझे नहीं पता था कि वो साउंड आर्ट का यूज कर सकता है। उसके हमले लोगों को अंदर से तबाह कर देते हैं। यहाँ तक कि 13 जिसकी स्किन ऐसे मानी जाती है वो भी साउंड आर्ट के अटैक से नहीं बच सकता। जियो कहता तुम्हारे लिए ये बताना फायदेमंद होगा कि तुम्हें वो ब्लैक डिमन बुक कहाँ से मिली। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स फटने से खून बहे और तुम्हारी मौत हो जाए। सेबेस्टियन कहता ये कितना बेवकूफापन है, मुझसे लिया गया कर्ज वापस लेना मेरे लिए बिल्कुल सामान्य है। मैं तुम में से एक गार्डियन के हाथों से बाल बाल बच गया, तुम्हें किसी और से बेहतर पता होना चाहिए कितना गंभीर मामला है। फिर भी तभी जियो उसके पीछे पहुंच
देता, कहता ये बहुत दुख की बात है कि तुम नहीं समझते, और सेबेस्टियन पर अटैक कर देता, लेकिन सेबेस्टियन झुकते हुए इस अटैक से बच जाता है। फिर वो कहता 13 जिसे 13 अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जियो कहता कितना भोला, उन दोनों के अटैक से काफी इजीली बच रहा होता है। फिर अपने गिलास के आगे फ्लिप करता जो उन दोनों के पास पहुंच जाता है। तभी सेबेस्टियन अपने सामने देखकर सन पड़ जाता है, क्योंकि जियो स्नैप करता है जिससे उस गिलास से साउंड निकलने लगता है। वहाँ पे धमाका होता है। इस धमाके से उन दोनों को काफी चोट पहुंचती है। सेबेस्टियन अपने मन में कहता मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही है, क्या मेरी सेंस गुम हो गई है, वो कमीना कहाँ गया। तभी जियो उसके पीछे उतर कहता हिलना मत, तुम हार गए, अगर मैंने तुम पे एक और हमला किया तो तुम मारे जाओगे। हमारे लिए एक और सवाल है, वो गद्दार कौन है जिसने तुम्हें ब्लैक डिमन बुक दी। अगर मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया तो मैं तुम्हारे सेक्ट के लीडर होने के नाते तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन सेबेस्टियन हंसने लगता है। लोग सोचते वो बहुत ही चालाक जानवर है, वो सोचते हैं कि जो वो देखते वही पूरी सच्चाई है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं हार गया ओल्ड मैन? इसे जो भी हैरानी से कहता क्या। तभी हम देखते एक शॉट उसके चेस्ट के आर पार हो जाता है। सेबेस्टियन कहता इंसान हमेशा उन्हें उन्हीं लोगों के द्वारा धोखा दिया जाता जिन पर वो भरोसा करते थे। जो अपने पीछे मुड़ के देखता है तो हम देखते हैं एनाबे होती जो कहती है मुझे माफ करना, वो गद्दार मैं हूँ।